नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल पे। हम एक सीरीज चला रहे थे कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक समकालीन भारत के एमसीक्यू की। इस एमसीक्यू सीरीज में यूनिट 2 के पार्ट 2 हो चुके हैं, पार्ट 1 और 2 हो चुके हैं। आज है पार्ट 3, भारत का भौतिक स्वरूप, और इसका स्रोत है एनसीईआरटी। बाकी जो पार्ट हो चुके हैं, जो वीडियोज हो चुके हैं, उनके लिंक पड़े हैं, आप देख सकते हैं। बाद में प्ले लिस्ट भी बना देंगे जिससे कि आप इकट्ठे इनको देख सकें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पंजाब के मैदान का निर्माण किन नदियों के द्वारा होता है? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज के द्वारा होता है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ये नहीं है, ये नहीं है और ये नहीं है। ये होता है सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। अब इन नदियों की स्थिति को हम देख लेते हैं। देखिए, ये है इंडस रिवर, सिंधु नदी, ये झेलम रिवर है, ये चिनाब है, ये रावी है, ये ब्यास रिवर है और ये सतलज रिवर है। तो इन नदियों से मिलकर जो है पंजाब के मैदान का निर्माण होता है। और कभी कभी यूपीएससी में या पीसीएस में ये भी पूछ देता है इन नदियों का क्रम किस प्रकार है। तो इन नदियों का क्रम इसी प्रकार है, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नदियां हैं और पंजाब के मैदान का निर्माण होता है। व्याख्या देख लेते हैं। उत्तरी मैदान के मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में बांटा गया है, पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का। भारत के उत्तरी मैदान को मुख्यतः 3 भागों में, 3 मैदानों में, पंजाब का मैदान जो 5 नदियों की भूमि है, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। ये जो भाग है ये सारा पाकिस्तान में है, बाकी इधर वाला जो भाग है वो हिंदुस्तान में है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज के द्वारा पंजाब के मैदान का निर्माण किया जाता है तथा ये सभी नदियां हिमालय के पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं। पंजाब के मैदान में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। ये कल भी मैं बता चुका हूँ, पंजाब के मैदान में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। अब आप ये देख लिए, दो नदियों के भूमि बीच की भूमि, एक दोआब, ये दोआब, ये दोआब, ये दोआब। तो सबसे ज्यादा दोआब जो है वो पंजाब में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन या साकथन सत्य है? गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच है, बिल्कुल सही है। हरियाणा दिल्ली राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक है, ये भी बिल्कुल सही है। ब्रह्मपुत्र का मैदान गंगा के मैदान के पश्चिम में है, ये पश्चिम में नहीं, ये पूर्व में है। कहाँ है? पूर्व में, इसलिए हमारा ऑप्शन 1 और 2 सही है। सिंधु का मैदान गंगा के मैदान के पूर्व में है। अब देख लेते हैं इनकी स्थिति कहाँ है। देखिए, ऊपरी गंगा, गंगा का मैदान, और यहाँ पे है तीस्ता नदी, ये है तीस्ता नदी, और यहाँ पे है घग्गर नदी, घग्गर, ये घग्गर नदी है। तो गंगा का मैदान घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच है, बिल्कुल सही है। हरियाणा दिल्ली राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक है, हरियाणा और दिल्ली राज्य। देखिए, हरियाणा और दिल्ली राज्य गंगा और सिंधु नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य कर रहा है। स्थिति स्पष्ट हो गई। ब्रह्मपुत्र का मैदान गंगा के मैदान के पश्चिम में है। ये देखिए, ये है ब्रह्मपुत्र का मैदान और ये है गंगा का मैदान। तो ये गंगा के मैदान के पूर्व में है, ना कि पश्चिम में, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। व्याख्या देख लीजिए। केवल कथन 1, कथन 2 सही है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर एवं तीस्ता नदियों के बीच है। ये उत्तरी भारत के दक्षिणी राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। हरियाणा और दिल्ली राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक का कार्य करते हैं। ब्रह्मपुत्र का मैदान गंगा के पूर्व में, विशेषकर असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई वाली पतली पट्टी जो शिवालिक गिरिपाद के समांतर फैली हुई है, इसके परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत श्रेणियों से बाहर निकलती हुई नदियां यहाँ पर भारी जल भार जैसे
बड़े सेल गोलाश्म जमा कर देती हैं। सभी सरिताएं इस पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। उपरोक्त के विवरण के संबंध में सही है। इसे तराई कहते हैं। इसे खादर के नहीं कहते हैं, बांगर नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं भावर। क्या कहते हैं? भावर। देख लेते हैं भावर की स्थिति। देखिए हिमालय है, बर्फ से नदियां निकलती हैं और यहाँ इन नदियों के साथ अवसाद आ जाते हैं तो ये कंकड़ होते हैं। तो इन कंकड़ों के नीचे से नदियां बहती हैं, ये भावर होता है। फिर तराई में नदियां ऊपर आ जाती हैं और नदियों में जब बाढ़ आती है तो उसके द्वारा मैदानों का निर्माण होता है। जो जो पुराने जलोढ़ मैदान होते, जो नवीन होते हैं जलोढ़ मैदान, उन्हें हम खादर कहते हैं। ये खादर हैं। और जो पुराने होते हैं उन्हें बांगर कहते हैं। इसमें पूरी स्थिति स्पष्ट हो गई है। अब व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या: भावर शिवालिक गिरपात के समांतर फैली हुई 8 से 10 किलोमीटर की एक चौड़ी पट्टी है। हिमालय पर्वत श्रृंखला से बाहर निकलती हुई नदियां यहाँ पर भारी जलभार जैसे बड़े सेल गोलाश्म जमा कर देती हैं। सभी नदियां इस भावर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। इस पट्टी के दक्षिण में ये नदियां पुनः निकल आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी मैदान के संदर्भ में निम्न में कौन सा या से कथन सत्य है? उत्तरी मैदान का अधिक भाग पुरानी जलोढ़ मृदा से बना है। ये सही है। उत्तरी मैदान के बांगर क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। ये भी सही है। उत्तरी मैदान के बाढ़ वाले मैदानों में नए युवा निक्षेप को खादर कहा जाता है। वो हम बता चुके हैं, नए को खादर कहते हैं, पुराने को बांगर कहते हैं। जब तीनों हमारे सही है इसका मतलब सत्य ऑप्शन, सही ऑप्शन है हमारा डी। देख लेते हैं इनकी स्थिति को। वही हिमालय से निकलती हैं तो पहले कंकड़ों के रूप में भावर से नीचे नदियां हो जाती हैं, नदियां तराई में ऊपर आती हैं। जब बाढ़ लाती हैं तो पुरानी जलोढ़ मृदा को हम बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। उपरोक्त तीनों कथन सत्य हैं। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुरानी जलोढ़ मृदा से बना है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित हैं तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगर, वेदिका जैसी आकृति के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। इसका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है। जो नवीन जलोढ़ मृदा होती है उसका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है। इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। इस मैदान में नदी की प्रौढ़ावस्था में बनने वाली अपर्दनीय और निक्षेपण स्थलाकृतियां जैसे बालू रोधिका, विसर्प, गोखोर झीलें, गुम्फित नदियां पाई जाती हैं। प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इस पठारी भाग में सक्रिय तथा गहरी घाटियां पाई जाती हैं। यहाँ की पहाड़ियां गोलाकार हैं। यह भारत के प्राचीनतम स्थित भूभागों में से एक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन हमें बताना है असत्य कथन। तो ये यहाँ सकरी और गहरी घाटियां नहीं, छिछली घाटियां पाई जाती हैं। इसलिए जो असत्य कथन है उपरोक्त में से असत्य कथन है, ये है केवल ए, क्योंकि यहाँ गहरी और छिछली घाटियां पाई जाती हैं। देख लेते हैं प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित। देखिए ये पहाड़ियां गोलाकार स्थित हैं। मालवा का पठार है, छोटा नागपुर का, दक्कन का पठार और ये शिलांग का पठार, ये बिल्कुल गोलाकार में है। ये भारत के प्राचीनतम भूभागों में से एक है क्योंकि ये गोंडवाना लैंड का भाग है जो अफ्रीका से अलग हुआ था और यूरेशियन प्लेट में टकराया था। व्याख्या देख लेते हैं। केवल कथन एक असत्य है। प्रायद्वीपीय पठार एक त्रिकोणीय आकृति वाला स्तर है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित सेलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना है। यही कारण है कि यह भारत के प्राचीनतम और स्थिर
भूभागों में से एक है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले पार्ट में अगले वीडियो के साथ।